हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर चल रहा था उसका अंदर अपने थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में अपनों ने प्रत्यावर्ती धारा जब आर परिपथ पे अप्लाई करते थे, फिर अपनों ने एल परिपथ पे अप्लाई की थी, फिर अपनों ने सी परिपथ के ऊपर अप्लाई की थी। आज अपने क्या कर रहे हैं, ये जो आर एल सी इन तीनों को क्या करेंगे, अपने एक साथ जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ने के लिए जो पीछे के लेक्चर में मैंने इक्वेशन निकाली थी, मैं इनको एक बार लिख रहा हूँ, जो अपने को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक जगह। तो अपने पास जब आर वोल्टेज की इक्वेशन स्टैंडर्ड थी, अपने पास V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, आर के लिए लिखी मैंने आई नॉट साइन मेगा टी। एल के लिए मेरे पास करंट की इक्वेशन आएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और सी के लिए मैंने इक्वेशन लिखी थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जो अपने ये इक्वेशन काम आएंगी। तो इसका मतलब वोल्टेज से धारा, आर में क्या थी, वोल्टेज और धारा दोनों अपने पास समान कला में थी। और एल के अंदर वोल्टेज से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे की तरफ है। और सी में वोल्टेज से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, आगे की तरफ है। तो इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। तो अपने जो एसी वोल्टेज है वो आरएलसी सीरीज सर्किट के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक आर लगा दिया, एल और सी, रेजिस्टेंस आर, प्रेरकता एल और संधारिता सी। इसको अपने एक एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। इसे जब अपने जोड़ेंगे तो अपने पास जो प्रतिरोध है इसके सिरों के ऊपर अपने पास वी आर वोल्टता स्थापित होगी, एल के ऊपर अपने पास वी एल वोल्टता स्थापित होगी और सी के ऊपर अपने पास वोल्टता वी सी स्थापित होगी। परंतु इसकी शिखर वोल्टता अगर अपने लें तो शिखर वोल्टता आर पे कितनी हो सकती है, वी जीरो आर, एल पे कितनी हो सकती है, वी जीरो एल, और सी पर कितनी मान के चलेंगे, अपने पास वी जीरो सी लेके चलेंगे। अब मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। तीनों को यानी तीनों फेजरों को अपने क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। तो तीनों फेजरों को एक साथ मिलाने के लिए मैंने ये मान लिया, इसमें ये VL मान लिया मैंने, ये VC और इसे मान लिया मैंने VR। क्योंकि प्रतिरोध के अंदर धारा और वोल्टता दोनों क्या होती हैं, समान कला में होती हैं। अब पहला डाउट तो आप बच्चों के पीछे वाले फेजरों को देखकर नहीं बनाना अपने को। इसको पीछे वाले फेजर में आप देखोगे कि यहाँ पे VL था, यहाँ पे VC था, ये ऊपर नीचे कैसे शिफ्ट हो गया। तो आपको इक्वेशन देखनी है, क्योंकि पीछे वाले फेजर में अपने वोल्टेज यहाँ पर ले रहे थे और करंट यहाँ पे ले रहे थे, तब अक्षय चेंज हो गए थे। तो इस वाले में देखें अपने एल की, देखिए यानी एल के अंदर वोल्टेज से धारा, एल के अंदर वोल्टेज से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है। तो जब मैं एल की बात करूंगा तो एल में वोल्टेज से धारा पाई बाई टू क्या है, पीछे है। और सी क्या है, सी में वोल्टेज से धारा पाई बाई टू क्या है, आगे की तरफ है। तो इसका मतलब वोल्टेज से धारा पाई बाई टू क्या है, आगे की तरफ है। तो ये चीज अपने बोल सकते हैं। तो इसका मतलब पीछे जब अपनों ने एल और सी के लिए जो अलग अलग फेजर बनाए थे उनको आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ इन इक्वेशनों को देखना है। इन इक्वेशनों से अपने फेजर कैसे बना वो देखते हैं। तो इसमें मैंने VL को VC से बड़ा मान लिया। मैं आपको आगे तीनों फेजर अलग अलग बना के दिखाऊंगा, VL बड़ा है VC से या VC बड़ा है VL से, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके।
और आप अगर इसको समझते हुए चलेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको करके बहुत आनंद आएंगे इस क्वेश्चन को। तो अपने देखते हैं आगे। तो अपने इसमें देखें, अब इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, VL, VC और VR का। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें। तो VL और VC दोनों आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, VL बड़ा है VC से, तो इसका रिजल्टेंट मान लिया मैंने ये आ गया। और अपने इसको शिखर वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, V0L, इसको कर देते हैं V0C और इसको कर देते हैं V0R। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो अपने को पता है यहां पर ये रिजल्टेंट कोई भी एंगल थीटा डिग्री पर जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी हो अपने पास, VL माइनस VC। इस वेक्टर को मैंने OA से रिप्रेजेंट कर दिया, इस वेक्टर को मैंने OB से रिप्रेजेंट कर दिया, इस वेक्टर को मैंने OC से यानी VOC ले लिया। अब अपने पास इन दोनों का रिजल्टेंट है वो मान लिया मैंने यहाँ पे OD आ गया। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं P। अगर अपने इस वाले ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो अपने पास यहां से प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित हो जाएगा। अब ये प्रतिबाधा नई चीज क्या आ गई अपने पास, ये मैं आपको स्टार्टिंग से क्लियर कर रहा हूं कि V और अपॉन I का जो रेशो है, अगर शुद्ध प्रतिरोध है तो वो R की तरह काम करेगा, जिसे अपने प्रतिरोध बोलते हैं। अगर आपके पास परिपथ के अंदर L लगा हुआ है तो V और I का जो रेशो लिखा था वो मैंने XL बताया था, जिसे अपने प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और जब अपने C का क्वेश्चन करेंगे तो V और I का जो रेशो था उसे XC से प्रदर्शित किया था, जिसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और जब RLC श्रेणी में हो, RL श्रेणी में हो, RC श्रेणी में हो, तब V अपॉन I का जो रेशो आएगा उसे अपने कहेंगे Z, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। एक तरह से सब किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिरोध की भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। तो अपने यहां से इस वाले ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं इसमें तो त्रिभुज, यानी अपने यहां से क्या कर ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिबाधा Z का मान ज्ञात करना, ये ज्ञात करें। तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP, अब ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो अपने इसको वोल्टेज को रिजल्टेंट को मान लेते हैं V0। तो OP अपने पास कितना मान लेते हैं, V0 का स्क्वायर इक्वल टू OA अपने पास कितना है, V0 R का स्क्वायर प्लस ये अपने पास OD कितना है अपने पास, VL माइनस OA AP सही लिखा है। AP की वैल्यू किसके इक्वल है, OD की, और OD की वैल्यू कितनी है, VL माइनस VC का स्क्वायर। अब आप V की जगह रख सकते हैं IR ओम के नियम से। तो इसमें मैं IR रखूंगा तो I0, और R की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, Z। क्यों, क्योंकि परिपथ कौन सा है अपने पास, RLC है, और RLC में R की जगह किसकी तरह काम करेगा, Z की तरह। यहाँ पे लिखूं I0, R में क्या होता है, RE होता है स्क्वायर, प्लस L में R की तरह कौन काम करता है, XL, V में कौन काम करता है, XC का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा I0 स्क्वायर Z स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास।
अब आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड कितना निकल जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक तो अपने पास इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जब आपको प्रतिरोध दिया हो, प्रेरणिक, प्रतिघात और धार दिया, या इसको अपने चेंज भी कर सकते हैं। जेड इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू मेगा एल माइनस एक्सी की 1 मेगा सी का स्क्वायर, जो अपनों ने पीछे की क्लास में किया हुआ है। तो ये मैंने यहां से क्या ज्ञात कर दिया, इसका प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कर दिया। अब अगर अपने ये कला कोण निकालना चाहे तो कला कोण ज्ञात करना, ये ज्ञात करें तो वही त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ओ ए पी में यहां से आप टेन थीटा निकाल दें, टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू अपॉन ये, तो ये कितना आ रहा है अपने पास लंब वी एल माइनस वी सी अपॉन आधार कितना है अपने पास वी नॉट आर। तो टेन थीटा इक्वल टू वी एल की जगह या वी एल की जगह अपने क्या लिखेंगे, वी जीरो एल वी जीरो सी, क्योंकि इसको भी सॉरी वी जीरो एल और वी जीरो सी ये लिखना है। तो अपने पास क्या आएगा, आई जीरो एक्स एल माइनस आई जीरो एक्स सी अपॉन आई जीरो आर। आई जीरो कैंसिल आउट होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, या मेगा एल माइनस 1 मेगा सी बाई आर। तो यहां से मैं थीटा निकालूं तो कितना बनेगा मेरे पास, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 मेगा सी बाई आर। तो इस वाले सूत्र से अपने कला कोण का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास वी जीरो की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या आपने क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर मेगा एल माइनस 1 मेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपने प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, और जो इसका रिजल्टेंट था ये अपना किस में रिप्लेस हो गया, जेड में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, जेड लिख दूंगा। अब मैं यहाँ से कोस थीटा और निकालता हूं इसमें, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने कोस थीटा क्यों निकाला है। तो कोस थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा क्या होता है, आर अपॉन क्या हो जाएगा, जेड, नहीं तो ये अपॉन वो बी जीरो की फॉर्म में लिखोगे तो आर अपॉन क्या हो जाएगा, जेड। तो आर जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस मेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस उत्तर को कोस थीटा क्यों निकाला यहाँ पे, इसका क्या कारण है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों अपनों ने पढ़ा है जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आरएलसी परिपथ। और आरएलसी परिपथ जब अपने पढ़ते हैं तो इसको मैंने वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, जिससे आर पे वी आर, एल पे वी एल और सी पे वी सी वोल्टता स्थापित हो जाती है, और शिखर वोल्टता वी जीरो आर, वी जीरो एल और वी जीरो सी स्थापित होती है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने फेजर बनाया है, वी जीरो एल को मैंने वी जीरो सी से बड़ा ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें अपने ये दोनों वोल्ट आर के लिए तो ये दोनों क्या है, समान कला में है, क्योंकि मेगा टी और मेगा टी। एल के लिए वोल्टेज से धारा π/2 पीछे है, वोल्टेज से धारा π/2 पीछे, और सी में वोल्टेज से धारा π/2 क्या है, आगे की तरफ है। तो ये मैंने यहाँ से ट्राइंगल बना के पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, मेरे पास ये आया वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी, फिर वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी का वी जीरो आर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो जो मेरे पास कितना आ रहा है, ओपी आ रहा है। तो इस ट्राइंगल में मैंने क्या काम किया है, बस मैथमेटिकल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित हो गया। फिर मैंने यहाँ से इसी ट्राइंगल्स के अंदर क्या निकाल दिया, कला कोण का मान ज्ञात कर दिया। जो कला कोण का मान मेरे पास आया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/मेगा सी अपॉन कितना आ जाएगा, आर।
इसके बाद अपने इसकी 3 डिफरेंट केस लेंगे और 3 डिफरेंट केस लेकर इसके फेजर डायग्राम्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट केस मैंने आपको ये बता रखी है, यानी फेजर से भी अपने प्रतिबाधा को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अभी 1 बाय 1 करके तीनों फेजर बनाऊंगा, हर केस के अपने 2 फेजर बनाएंगे। यानी पहली केस अपने लेंगे जो आपके पास VL है वो VC से बड़ा है, दूसरी केस में VC है वो VL से बड़ा है, और थर्ड केस में अपने मान के चलेंगे कि VL है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास VC के बराबर आ जाएगा। V0L ग्रेटर देन V0C, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा L ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C। फेजर बनने के बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप उसको जैसे जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आप इसको समझेंगे। तो पहला फेजर अपने स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया मैंने XX, ये मेरे पास है YX, यानी पहले मैं बनाऊंगा इसका कला आरेख, कला आरेख, और यहां से बनाऊंगा मैं फेजर्स से प्रतिबाधा ज्ञात करना। फेजर से कैसे प्रतिबाधा ज्ञात होगी वो देखेंगे। तो मैं बना स्टार्ट कर रहा हूं। ये अपने पास XX है, ये YX, ये ले रखा है मैंने V0R, और ये अपने पास इनिशियल एंगल कितना है, मेगा टी। अब V0R लिया, फिर मैंने यहाँ से 90 डिग्री पे क्या ले रखा है, V0L, ये मैंने क्या ले रखा है, V0C। कुछ नहीं किया, पहले की पोजीशन पे अगर आप इस V0 को अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये इसके नीचे, सेम वही फेजर है पर उसको रिवोल्यूशन में लिया है। तो अपने पास इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं मैं, इसका और इसका। मान लिया मैंने यहाँ पे आ गया, कितना आया था ये अभी अभी निकाला अपनों ने, तो V0L माइनस V0C, सेम फेजर है वही। अब इसका और इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो इसको मैं डैश डैश कर देता हूं, और इसका रिजल्टेंट यहां से निकालेंगे अपने पास। ये ले लेते हैं रिजल्टेंट इसका, ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट और R के बीच का एंगल मैंने आपको कितना बता रखा है, थीटा। तो एंगल क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रिजल्टेंट अपनों ने कितना माना था, V0 का स्क्वायर इक्वल टू, या V0 इक्वल टू रूट ऑफ V0 R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C का स्क्वायर। ये अपने पास इसका फेजर बन चुका है, कला आरेख। अब अपने इसी फेजर से इससे प्रतिबाधा ज्ञात करें। प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए यहां पे लेता हूं मैं V0R की जगह R। ऐसे क्यों लिया मैंने, इसको मैं वापस घुमा के ऐसे एक्स एक्सेस पे ले आऊंगा, ये यहाँ पे आएगा तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। इस वैल्यू को मान लेता हूं मैं अपने पास V0L XL, और XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और इसको मान लेते हैं अपने पास 1 बाई मेगा C। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, अपनों ने मान लिया यहाँ पे आ गया, तो ये रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, ये ओरिजिन O, तो ये कितना आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओमेगा L माइनस 1 बाई मेगा C, ये R है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो अपने पास वही आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट लिया है मैंने, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये R है, तो Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस
1/मेगा-c का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो दोस्तों कितना इजी फेजर बना है अगर अपनों ने समझा है तो इससे अपनों ने पहली केस डिफाइन कर दी कि इससे कलारेख बना दिया और इससे अपनों ने क्या किया है, फेजर से प्रतिबाधा को क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। अब मैं यहाँ पर दूसरा बनाता हूं। दूसरे के लिए मैं अब क्या लेके चलूंगा, अब इसमें एक अपने रिजल्ट ये मिलता है कि आर और जेड यानी रिजल्टेंट और आर के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा, ये आर, ये इसके बीच का ये कोण क्या है, थीटा। ये वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो जब आपके पास V0L ग्रेटर देन V0C है तो थीटा आपके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और थीटा पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है, आर तो आएगा ही आएगा। और V0L बड़ा है तो इसका मतलब सर्किट जो ये बनेगा इसमें आर और ज्यादा पार्ट किसका होगा, एल का। तो ये वाला जो सर्किट है वो अपने पास आरएल परिपथ की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे फिर। अब मैं केस नंबर 2 करता हूं। यहाँ पे 2 नंबर केस में देखिए, 2 नंबर में भी अपने यही बनाएंगे, कला आरेख ज्ञात करना। और तो सेकंड केस में क्या ले रहा हूं, V0C ग्रेटर देन V0L। अब V0C बड़ा है V0L से, दैट इज क्या रहा है अपने पास, क्या लिख सकते हैं, 1/मेगा-c ग्रेटर देन मेगा-L। ये मिला मेरे पास। तो पहले मैं यहां पे बनाता हूं इसका कला आरेख। अगर मैं इसका कला आरेख बनाता हूं तो वही लेके चलूंगा मैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्स लिया है, वाई एक्स इस पे मैं लेके चलूंगा, इसको मैं, ये वाई एक्स है, ये ले रहा हूं मैं V0R। कितने एंगल पे बताई थी मैंने आपको, ओमेगा टी एंगल पे। तो अब दोस्तों अपने क्या करेंगे, इसमें V0R लिख दिया मैंने। अब V0C बड़ा लेना है मेरे को, इस लाइन को मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि V0C मेरे को बड़ा लेना है और V0L मेरे को छोटा लेना है। अपनी केस यही कह रही है कि V0C है वो V0C V0L से बड़ा है। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मान लिया मेरे पास ये आ गया, यानी ये रिजल्टेंट मिला है मेरे। तो कितना बना, V0C माइनस V0L। अब एक ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, एक V0R आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको डैश डैश कर देते, ये इसका रिजल्टेंट आया। अब अपने इसको मिला देते, ये रिजल्टेंट। मैंने थीटा कौन सा बताया था, आर और रिजल्टेंट के बीच का। तो आर ये रहा और रिजल्टेंट ये रहा, तो ये एंगल कितना बनेगा अपने पास, थीटा। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे V0 की, तो रूट ऑफ V0R का स्क्वायर प्लस V0C माइनस V0L का स्क्वायर। ये मैंने कला आरेख बनाया है। अब मैं फेजर से प्रतिबाधा ज्ञात करूंगा तो वही आप इसका रिवोल्यूशन कर दो। रिवोल्यूशन अगर इसका करेंगे, ये ले लिया मैंने यहाँ पे क्या है R, ये ले लिया मैंने पास क्या है C लेते हैं तो अपने पास, और ये अपने पास क्या है, सॉरी ये अपने पास L और इस किसका है, C का। तो ये आएगा मेगा L, ये आएगा 1/मेगा-c, ये बड़ा है नीचे वाला। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये मान लिया मैंने। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1/मेगा-c माइनस क्या हो जाएगा, मेगा-L। इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट मिलेगा अपने पास, ये रिजल्टेंट आएगा इसका। और ये अपने पास एंगल कितना है, थीटा। उस वाली पोजीशन के लिए थीटा क्या रहा था, जब XL V0L ग्रेटर देन V0C या ओमेगा L ग्रेटर देन 1/मेगा-c, तब ये थीटा क्या रहा था, धनात्मक। परंतु इस वाले केस में ये थीटा क्या रहा है, ऋणात्मक। दूसरी बात, इस वाले केस में जो ये परिपथ था अपना,
ये RL परिपथ की तरह व्यवहार कर रहा था, परंतु इसमें पार्ट किसका ज़्यादा है, C का, तो इस वाले में ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, RC परिपथ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो यहाँ से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे अपने पास, तो Z का सूत्र मेरे पास क्या बनेगा, Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1/मेगा C माइनस मेगा L का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने पास इसमें बन जाएगा, जिससे अपने प्रतिबाधा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इजी जो केस बची है थर्ड नंबर, उसका अपने फेजर बनाएंगे। तो थर्ड नंबर केस में अपने पास क्या होगा, एक बार मैंने एक्सएल को ग्रेटर देन ले लिया, यानी मेगा एल को ग्रेटर देन ले लिया मेगा सी से, एक बार मैंने 1/मेगा सी को मेगा एल से ग्रेटर देन ले लिया। अब 3 नंबर पोजीशन में निकालता हूं इसकी, जब मेरे पास मेगा एल इक्वल टू 1/मेगा सी, यानी जो अपने मेगा सी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, इसको एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, यानी इस वाली में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से ज्यादा है, इसमें धारतीय प्रेरणिक से ज्यादा है, और इसमें धारतीय और प्रेरणिक दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसको मैं अगर निकालूं फेजर से, इसका कला आरेख बनाऊं तो कैसे बनेगा, उसी तरह से लेंगे अपने पास, ये मेरे पास एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये लिया है मैंने वी नॉट आर। अब मैं यहाँ पे लूंगा वी नॉट एल, और ये लूंगा वी नॉट सी। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये एंगल अपने क्या लेते थे, ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो वी जीरो आर आया, ये एक सिंगल बचा है अपने पास, सिंगल की वैल्यू कितनी है, वी जीरो स्क्वेयर, इसका रूट रहता था, यानी वी जीरो रूट ऑफ वी जीरो आर का स्क्वायर प्लस वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी, तो ये तो जीरो हो गया। तो रूट में क्या बचेगा, वी जीरो आर का स्क्वायर, रूट से बाहर लेंगे तो क्या जाएगा, वी जीरो आर। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट अपने पास कितना बचा, वी जीरो आर। ये तो अपने पास इसका क्या बना है, कला आरेख बना है। अब अपने फेजर से भी इसकी प्रतिबाधा निकालें, तो वो इसका रिवोल्यूशन कर देंगे यहां से। तो ये मैं ले रहा हूं, यानी इसको मैंने लिया था 1/मेगा सी, इसको मैंने लिया था मेगा एल, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब प्रतिबाधा किसके इक्वल चली जाएगी, आर की, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस मेगा एल माइनस 1/मेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जीरो हो गए, तो रूट में आर स्क्वायर बचेगा, तो रूट से बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा, आर। तो इसका मतलब जब आपके पास प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है, उस समय परिपथ में अपने पास, या जो परिपथ है उसकी प्रतिबाधा कितनी मिलती है, आर के बराबर मिलती है। इसका मतलब इस समय परिपथ शुद्ध प्रतिरोध की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, और शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। तो इसका मतलब इस समय आर, अपना आर के अंदर, यानी जो वोल्टता और धारा होती है, वो अपनों ने क्या पढ़ी थी, वोल्टता और धारा समान कला में होती है। तो ये अपने पास जो थर्ड अवस्था आई है, प्रेरणिक प्रतिघात है, वो धारतीय प्रतिघात के क्या है, बराबर है। और ये अवस्था क्या कहलाती है, अनुनाद की अवस्था कहलाती है। इसका मैं अभी डिस्कस करता हूं, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं, यानी अब अपने इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए, सब जितने भी मैंने आर में ग्राफ बनवाया है, एल में बनाया है, सी में बनाया है, उन सब ग्राफों को अपने क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं इसका। अब अपने पास इसको ले लेते हैं अपने पास, जैसे एक्सिस लिया है ओ, यहाँ पे अपने जेड का भी बनाएंगे, आर का भी बनाएंगे, एक्सएल का भी बनाएंगे, एक्सी का बनाएंगे, और एक्स का बनाएंगे, और यहाँ पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी जेड कोमा आर कोमा एक्सएल कोमा एक्सी कोमा एक्स का
आवर्ती के साथ ग्राफ ये बनाने जा रहे हैं। जब अपने ये बनाएंगे, अभी जितना अपने बना सकते हैं उसको बनाएंगे, फिर थोड़ा और समझेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट ग्राफ बना देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आर करवाया था, आर, तो आर के अंदर प्रतिरोध और आवर्ती में जो ग्राफ बनवाया, प्रतिरोध आवर्ती के साथ क्या होता है, नियत होता है। आवर्ती बढ़ने पर प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ता, ये आपने सबसे पहले बनाया था। इसके बाद दूसरा ग्राफ मैंने एक्सेल का बनवाया था, ये मैंने बना दिया एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। तीसरी अपने एक्सी का बनाएंगे, एक्सी का बनाएंगे तो इसमें रिजल्टेंट का बनाएंगे तो इनको बीच में लेंगे, तो रेसिप्रोकल का ग्राफ है वो नीचे की तरफ बना देंगे आवर्ती के साथ। ये मेरे पास ग्राफ है एक्सी इक्वल टू 1/मेगा सी। 3 ग्राफ मैंने बना दिए हैं, कौन से, आर का, एल का और सी का। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं, इसका और इसका, तो इसका मतलब एक दोनों के रिजल्टेंट में एक आवर्ती ऐसी आती है जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है, और वो अवस्था अपने पास कौन सी कहलाती है, अनुनाद की। जैसे मान लो मैंने ये मान ली, ये अनुनादी आवर्ती है, इस पर प्रेरणिक और धारतीय दोनों क्या है, बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर अपने पास स्टेट में है, स्टेट ले लेंगे, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कर्वेचर शेप में है। तो इसका मतलब ये ग्राफ बना x इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का। ये मेगा आर अपने पास अनुनादी आवर्ती है, और अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, जैसे मैंने देखी z का सूत्र निकाला था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब मैं अनुनाद की बात करता हूं, अनुनाद का मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये तो 0 हो गया, तो z किसके बराबर आया, r के, और z जब r के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब प्रतिबाधा अपने पास क्या हो जाती है, न्यूनतम। यानी जब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के क्या है, बराबर है, तो प्रतिबाधा अपने पास क्या आ रही है, न्यूनतम आ रही है। और न्यूनतम कितनी आ रही है, r के बराबर आ रही है, r के बराबर रखें, तो इसका मतलब ये अनुनादी आवर्ती की बात करें तो अनुनादी आवर्ती पर यहाँ पे z है वो किसके इक्वल है, r के। और जैसे दोनों तरफ आवर्ती बढ़ाओगे तो इसका मतलब प्रतिबाधा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोनों तरफ ग्राफ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे इस तरह से। परंतु अनुनादी आवर्ती पर z किसके बराबर है, r के बराबर है। तो ये अपने z का भी ग्राफ बनाए, r का, xl का, xc का, रिजल्टेंट x का, किसके साथ ग्राफ समझा है अपनों ने, आवर्ती के साथ वक्र को समझाया है। अब एक वर्ड आया था अनुनाद, अनुनाद वर्ड के बारे में अपने देखते हैं कि अनुनाद क्या होता है। बताता हूं अनुनाद की रेजोनेंस क्या होता है। अगर मैं यहां पर अनुनाद की बात करता हूं तो जैसे मेरे पास आरएलसी परिपथ है, और आरएलसी परिपथ में अपने को पता है कि वोल्टता और धारा के मध्य क्या होता है, कलांतर होता है, और ये कलांतर किसके कारण उत्पन्न होता है, प्रतिघात, यानी एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी माइनस एक्सएल, कैपिटल जो एक्स उत्पन्न होता है ये किसके कारण उत्पन्न, कलांतर यानी वोल्टता और धारा में किसके कारण उत्पन्न हुआ, एक्स या परिपथ का प्रतिरोध आर के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब अपने यहां से अगर जो आपने एसी दे रखी है उसकी वोल्टता की आवृत्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अब आपको पता है कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, मेगा एल, और एक्सी की क्या होती है, 1/मेगा सी। मैं अगर मेगा को बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं मेगा को बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो बढ़ेगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बटे में आ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज क्या हो रही है, घट रही है। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और जैसे ही प्रेरणिक प्रतिघात यानी एक्सएल का मान
XC के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, प्रेरणिक धारतीय के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये अवस्था अपने पास क्या कहलाती है, अनुनाद की अवस्था कहलाती है। तो अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात को धारतीय प्रतिघात के बराबर कर देंगे। फिर देखेंगे अनुनाद होने में अपने को कौन कौन सी विशेषताएं उत्पन्न हुई है। तो एक्सएल की वैल्यू मेगाएल, आवर्ती को मैं लेता हूं कौन सी है, रेजोनेंस, इस पोजीशन, तो 1/मेगा आर सी, तो मेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो मेगा आर इक्वल टू 1/√LC। मेगा आर की वैल्यू 2πFR इक्वल टू 1/√LC, तो FR इक्वल टू 1/2π√LC। ये आपके पास अनुनादी आवर्ती का सूत्र है। और ये अपने पास आया है, यानी यहां से अगर अपने निकालेंगे, FR निकाल दिया, ये ऊपर वाला सॉरी, ये अपने पास है कोणीय अनुनादी आवर्ती। कोणीय अनुनादी आवर्ती पूछे तो ये लगा देंगे, अनुनादी आवर्ती पूछे तो ये नीचे वाला सूत्र लगा देंगे। अब अपने को अनुनाद में मेन बातें क्या मिली। अनुनाद की पहली बात अपने ये कह सकते हैं कि XL का मान XC के क्या है, बराबर है। XL जब XC के बराबर है तो दूसरी बात, जो प्रतिबाधा आई वो अपने पास क्या होगी, न्यूनतम। प्रतिबाधा अगर न्यूनतम है तो थर्ड पोजीशन अपने पास I इक्वल टू क्या होता है, V/R, R की जगह क्या है, Z। अगर ये Z कम है तो धारा क्या होगी, सबसे ज्यादा, तो धारा क्या आएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम को किससे डिनोट करेंगे, I0 से। तीन बातें अपने पास सीखी है कि अनुनाद की विशेषता में अनुनादी आवर्ती का सूत्र 1/2π√LC होता है, कोणीय अनुनादी आवर्ती का सूत्र 1/√LC होता है, अनुनादी आवर्ती में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, अनुनादी आवर्ती में प्रतिबाधा है वो आपके पास क्या होती है, न्यूनतम, क्योंकि वो दोनों स्टेप 0 हो जाते हैं, और प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, ये कम होगा बटे वाली चीज, तो धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अनुनाद की अवस्था में परिपथ में धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। अब अगर मैं इसका अनुनादी वक्र बनाऊं तो अनुनादी वक्र आवर्ती और धारा के बीच में बनता है। IF जो करा होता है उसे अपने कहते हैं अनुनादी वक्र। अब अनुनादी वक्र, अनुनादी जो आवर्ती आएगी, अनुनादी आवर्ती, उसमें धारा क्या होगी आपके पास, सबसे ज्यादा आएगी। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा अपने पास, और ये पोजीशन आपके पास सबसे जो पीक आ रही है, ये आवर्ती कौन सी है, अनुनादी, और अनुनादी आवर्ती पर धारा कितनी आ रही है, अधिकतम, और इस एक्सिस पे धारा अपनों कितनी ले रखी है, I। ये अपने पास I0 यानी अनुनादी वक्र का ग्राफ बन गया। अब मैं अगर इसमें प्रतिबाधा और उसका बनाऊं, जैसे मैं इसका उल्टा करूं, जैसे अभी अभी अपनों ने उसमें बनाया था, जैसे आपको कह दे कि Z और F में ग्राफ बनाओ, तो Z और F में ग्राफ बनाएंगे तो इसका उल्टा कर दो। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रतिबाधा है वो क्या होती है, न्यूनतम, और वो किसके बराबर होती है, R के। यानी ये ग्राफ है इसका उल्टा कर देंगे, यानी धारा तो क्या दिखानी है अनुनादी आवर्ती पे, अधिकतम, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और प्रतिबाधा अपने पास क्या होती है, न्यूनतम, तो इस ग्राफ को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इस तरीके से अपने RLC परिपथ को पढ़ा है, RLC के फेजर डायग्राम्स देखे हैं, और फेजर से अपनों ने प्रतिबाधा भी निकाली है, कलाकोण निकाला है, और फिर उसके बाद अपनों ने थर्ड केस जो पढ़ी थी जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है, और जैसे ही अपने पास बराबर आ जाता है तो अपने पास अनुनाद की अवस्था बनती है। फिर अपनों ने इस अनुनाद की अवस्था को क्या किया है, और आगे बढ़ाया है। बाकी अपने जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।